हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका तैयारी वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मेरा नाम राकेश कुमार है। पिछले कुछ समय से हम लोग सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं। भूगोल की काफी चीजों को हमने सीख पढ़ लिया है। जैसे कि हम बात करें एस्ट्रोनॉमी की, एस्ट्रोनॉमी हमने पढ़ लिया, क्लाइमेटोलॉजी हमने पढ़ लिया। हम शुरुआत किए हैं जियोमॉर्फोलॉजी का, भू-आकृति विज्ञान का। इस समय हम क्या पढ़ रहे हैं? जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू-आकृति विज्ञान। भू-आकृति विज्ञान की बात करें तो पिछले दिनों हमने 2 लेक्चर किया है। पहले में हमने बात किया था कि हमें जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू-आकृति विज्ञान में क्या क्या चीजें पढ़ना है, इसके बारे में हम डिस्कस किए थे। इसके अलावा हमने वहां पे सीखा था उच्चावच के बारे में कि प्रथम श्रेणी के उच्चावच क्या होते हैं, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच क्या होते हैं और तृतीय श्रेणी के उच्चावच क्या होते हैं। इन चीजों के बारे में हमने सीखा था प्रथम लेक्चर में। इसके बाद हम बात करें द्वितीय लेक्चर की। देखिए, चूंकि हमें भूगोल पढ़ना है, भूगोल में हम पृथ्वी से संबंधित जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं लगभग सबको फोकस करने की कोशिश करेंगे, कोशिश करना होता है हमारे सिलेबस में। तो पृथ्वी के बारे में पढ़ना है तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। तो इस लेक्चर में द्वितीय लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हाइपोथेसिस के बारे में, कुछ संकल्पनाओं के बारे में कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कौन कौन सी संकल्पनाएं, कुछ महत्वपूर्ण के बारे में हमने चर्चा किया था। इसके बाद हम बात करें, लास्ट में बताया गया था बिग बैंग थियरी के बारे में, जो कि सबसे आधुनिक संकल्पना है, सर्वमान्य संकल्पना है, वैज्ञानिक संकल्पना है। और बिग बैंग थियरी के बाद हम समझे थे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा सा फोकस किया गया था। आज हम सीखने वाले हैं क्या? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। बात क्लियर हुई? क्या सीखना है हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में? तो जुड़िए ध्यान से, क्लास की तरफ बढ़ते हैं। कंसंट्रेशन बना के देखिए। आई थिंक क्लास के खत्म होते होते इससे रिलेटेड जितने भी क्वारी होगी, आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे, हमारी कोशिश यही होगी वो सब दूर हो जाए, समझ में आपको आ जाए। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की हम बात करें, ये आपकी पृथ्वी हुई। पृथ्वी का एक सेंटर होगा, कोई केंद्र होगा। खूब बढ़िया से समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा कंसंट्रेशन, धैर्य बनाए रहिएगा थोड़ी देर तक। हो सकता है स्टार्ट में आपको बोरिंग लगे, लेकिन मजा आना शुरू हो जाएगा अभी जल्दी से। चलिए, ये आपकी पृथ्वी है। हमें पढ़ना क्या है? पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो बात करें अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, तो जैसे जितना रहस्यमय हमारे लिए ब्रह्मांड को समझना था, यानी पृथ्वी की धरातल से ऊपर यूनिवर्स को समझना, ग्रहों, उपग्रहों, सूर्य की उत्पत्ति के बारे में समझना हमारे लिए जितना मुश्किल है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल, या कह सकते हैं उतना ही कठिन या असंभव पृथ्वी के आंतरिक भाग को भी समझना होता है। इसके पीछे का कारण क्या है, अभी हम डिस्कस करते हैं इसके बाद। आपको पता है कि हम चंद्रमा तक पहुंच गए हैं, विभिन्न ग्रहों तक पहुंच गए हैं, या पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे नहीं पहुंचे हैं। तो वहां पे पहुंचना तो आसान है, लेकिन किसी प्रत्यक्ष विधि से, किसी डायरेक्ट मेथड से पृथ्वी के आंतरिक भाग तक पहुंचना अभी तक संभव नहीं हो पाया। पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी जो इकट्ठा करने का स्रोत है, वह अप्रत्यक्ष विधियों पर आधारित है, इनडायरेक्ट मेथड पर आधारित है। समझते हैं हम कैसे, इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। देखिए, यह पृथ्वी की सतह है, और इस सतह से जैसे जैसे हम पृथ्वी की अंदर जाते हैं, गहराई में जाते हुए क्या होता है, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, और ऐसे परिवर्तन होते हैं जो हमारे लिए समस्या का सबब बनते हैं। जैसे हम बात करें मूल रूप से टेम्परेचर की, हम बात करें मूल रूप से प्रेशर की, डेंसिटी की बात कर लें, यानी तापमान, दाब और घनत्व की। तो जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से नीचे जाते हैं, ताप, दाब और घनत्व का मान बढ़ता जाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जब इसकी सतह से हम केंद्र तक जाते हैं, तो यहाँ पर तापमान बढ़कर 5700 डिग्री सेंटीग्रेड, या कह सकते हैं 6000 केल्विन तक हो जाता है। अब आप कल्पना करिए कि सतह पर तापमान जहां 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, पृथ्वी के केंद्र तक जाते जाते ये कितना गुना बढ़कर यानी 5700 डिग्री सेंटीग्रेड हो जा रहा है। हम थोड़ी सी दाब की बात कर लेते हैं। यहां पर अगर हम मान लेते हैं 1 मिलीबार इसका प्रेशर है, इसका सतह पर, तो यहां पर बढ़कर हो जाता है 1013.25 मिलीबार तक, यानी बढ़कर यह भी इंक्रीज हो जा रहा है। कहने का मतलब सतह से हम जैसे जैसे पृथ्वी के केंद्र तक बढ़ रहे हैं, इन सब चीजों में परिवर्तन हो जा रहा है। आगे हम बात कर लेते हैं डेंसिटी की।
यहाँ पे घनत्व की बात कर लें, यहाँ पे 2.9 से यानी 3 ग्राम पर सीसी यहाँ पे घनत्व होता है। और अगर हम केंद्र पर जाएं, यहाँ पर देखेंगे 11 से 13 ग्राम पर सीसी, इतना जो है क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी का मतलब 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक यहाँ पे घनत्व हो जा रहा है। यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है कि जैसे जैसे हम सतह से अंदर की तरफ जा रहे हैं, ताप, दाब एवं घनत्व का मान बढ़ता जा रहा है। अब कल्पना करिए, जब ताप, दाब और घनत्व का मान बढ़ता जा रहा है, ऐसी कंडीशन में पृथ्वी के अंदर आप कितनी गहराई तक जा पाएंगे? यानी यहाँ पे गहराई में जाना संभव नहीं होगा। कहने का मतलब, जब आपका गहराई में जाके उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना संभव नहीं होगा, इसी चीज को हम कहेंगे या प्रत्यक्ष विधि से जानना संभव नहीं है। तो समझते कैसे हैं? अप्रत्यक्ष विधियों से। चलिए हम देखते हैं कुछ कहानियां इसके पीछे की हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने की हम बात करें, इसे विभिन्न समयों में विभिन्न आधारों पर समझने की कोशिश की गई। अगर हम बात करें, एक साइंटिस्ट हुए हैं एडवर्ड स्वेस, इन्होंने रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने की कोशिश किया है। ऐसे होम्स, जोली, डेली तमाम लोगों ने जानने की कोशिश किया है, लेकिन स्वेस थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि उनकी अवधारणा से कुछ चीजें लेकर हम आगे भी स्टडी करते हैं, इसलिए इनको पढ़ना आवश्यक हो जाता है। बढ़ते हैं हम आगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी के धरातल का स्वरूप पृथ्वी का आंतरिक संरचना का परिणाम होता है। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन आपको मिला कि जो पृथ्वी का धरातल है उसका स्वरूप जैसे दिख रहा है वो डिपेंड करता है कि उसकी आंतरिक संरचना कैसे। आप उदाहरण के तौर पर समझिए, आपको कहीं पर दिखता है पहाड़, कहीं पर नदी घाटियां दिखती हैं, कहीं पर झीलें दिखेंगी, कहीं पर ऐसी कंडीशन हो कि जहां पर भूकंप ज्यादा आते हैं, कहीं पर ज्वालामुखी घटनाएं ज्यादा घटित होती हैं, कहीं पर सुनामी ज्यादा आती है। ये सारी घटनाएं एक जगह क्यों नहीं होती हैं? ये जो घटनाएं होती हैं, इन घटनाओं के होने का पीछे सबसे बड़ा जो कारण होता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना होती है। आंतरिक संरचना का मतलब पृथ्वी के अंदर किस मटेरियल का कैसी चीजें हैं, कैसी वहां पर व्यवस्थाएं हैं जिसकी वजह से इस प्रकार के डिस्टर्बेंस होते हैं। हम भौतिक भूगोल में यानी जियोमॉर्फोलॉजी में स्पेशली इन्हीं सब चीजों के बारे में क्रमशः अध्ययन करते चलेंगे। हमने शुरुआत किया है आज पृथ्वी की आंतरिक संरचना का। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से शुरुआत की है, फिर भूकंप, ज्वालामुखी होते होते आप इस सेक्शन को खत्म होते हुए यानी जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट होते होते आपको ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि सारे एग्जाम के सारे क्वेश्चन हल कर पाएंगे और आपके मन में जो दृश्यों को देखकर कुछ कुतूहल होते हैं उनका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। ठीक है, बात यहाँ पे किसकी की जा रही है कि पृथ्वी का धरातल, पृथ्वी का स्थल स्वरूप यानी जो स्थल भाग दिख रहा है वो उसकी आंतरिक संरचना का परिणाम है। पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को समझना एक रहस्य का विषय है, इसे किसी प्रत्यक्ष विधि से समझा नहीं जा सकता। इसके पीछे का कारण क्या अभी हमने बताया कि ताप, दाब और घनत्व में इतना ज्यादा डिफरेंस होता है, इतनी तेजी से वो इंक्रीज करता है। उसी इंक्रीमेंट के कारण, उसी बढ़ोतरी के कारण उसे प्रत्यक्ष विधि से समझना इतना आसान काम नहीं होता है। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको जानने के लिए कुछ स्रोतों को अपनाया गया है। ठीक है, कौन कौन से स्रोत हैं जिसकी वजह से हम जानते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। वैसे मूलतः देखें तो दो प्रकार के स्रोत हैं, एक अप्राकृतिक स्रोत है। अप्राकृतिक स्रोत की बात करें तो घनत्व है और दूसरा है दाब, तीसरा है तापमान। अभी आपने घनत्व के बारे में पढ़ा था कि पृथ्वी का जो घनत्व है स्थल भाग पर कुछ और है और जैसे जैसे हम केंद्र की ओर बढ़ते हैं उसके घनत्व में क्या परिवर्तन होता है, यानी घनत्व बढ़ता जाता है। आपने तापमान, दाब के बारे में भी सीखा था कि जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से उसके केंद्र की ओर बढ़ते हैं दाब का मान बढ़ता जाता है। यही काम हुआ था किसमें? तापमान के संदर्भ में। आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, जब पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना के बारे में हम प्रत्यक्ष विधि से नहीं जान पाते हैं तो जानते कैसे? तो हम बता दें आपको, इसको जानने के लिए कुछ अप्रत्यक्ष विधियों को अपनाया जाता है। कौन सी हैं वो अप्रत्यक्ष विधियां, उनके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। यानी इसे कहते हैं अप्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में पहला है आपका ज्वालामुखी और दूसरा है भूकंप विज्ञान।
हम भूकंप विज्ञान की बात करें, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ज्वालामुखी भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, पर इसकी बात करें हम सिस्मोलॉजी की, भूकंप विज्ञान की, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कैसे हो जाता है आप समझने की कोशिश करिए। जो पृथ्वी की आंतरिक सतह है, इसके केंद्र में हम तो नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन भूकंपी तरंगे पहुंच जाती हैं। ठीक है, भूकंपी तरंगे पहुंच जाती हैं। तो भूकंपी तरंगे चाहे वो कृत्रिम विधि से उत्पन्न करके पहुंचाई जाए, चाहे प्राकृतिक रूप से जो आती हैं, उन्हीं के अध्ययन के आधार पर हम ये बताने की कोशिश करते हैं, यानी साइंटिस्ट यही बताते हैं, उसी के अध्ययन के आधार पर यह देखा जाता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, कहाँ पर ठोस अवस्था है, कहाँ पर अर्ध ठोस अवस्था है, कहाँ पर द्रव अवस्था है। ये किसके आधार पर हम जानते हैं? भूकंपी तरंगों के आधार पर। इसके बारे में खूब डिटेल स्टडी करेंगे हम लोग, भूकंपी तरंगों खूब बेहतरीन पढ़ेंगे। ये पृथ्वी के अंदर प्रवेश करती है तो कहाँ पर क्या परिवर्तन आता है, कितने किलोमीटर पर क्या परिवर्तन आता है, इन सब के बारे में हम खूब डिटेल समझने की कोशिश करेंगे आगे। अभी आपको सिर्फ यही जानना है कि जो प्राकृतिक स्रोत है उसमें सिस्मोलॉजी यानी भूकंप विज्ञान पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे हम स्वेज की संकल्पना के बारे में बढ़ते हैं। देखिए, पृथ्वी के आंतरिक परतों के बारे में आपने कुछ चीजें सीखा होगा। आपके जैसे अर्थ है, अर्थ से आप जब इसके केंद्र की तरफ जाते हैं तो इसे विभिन्न परतों में बांटा जाता है। अब विभिन्न परतों में बांटने का आधार क्या है? देखिए, हमने बताया जो सबसे आधुनिक और सबसे विश्वसनीय आधार अब तक का है वो क्या है? भूकंपी तरंगे। भूकंपी तरंगे पृथ्वी के सतह से केंद्र तक जाती हैं, तो किस जगह पर क्या परिवर्तन होता है, इसी के आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि कौन सी अवस्था ठोस की है, कौन सी द्रव की है, कौन सी ठोस और द्रव का मिक्स रूप यानी अर्ध ठोस अवस्था में है, प्लास्टिक इलास्टिक सारी चीजें आप जानने वाले हैं। अभी हम बात कर लेते हैं, यहां पर एक साइंटिस्ट हुए एडवर्ड स्वेस। स्वेस ने रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी को विभिन्न परतों में बांटने की कोशिश किया। आज का मूल टॉपिक बेसिकली यही है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। यहां से कुछ क्वेश्चन आपके निकलने वाले हैं जो कि परीक्षा के लिहाज से बड़े महत्वपूर्ण है। स्वेस की संकल्पना क्या कहती है? रासायनिक संगठन के आधार पर। किसके आधार पर? रासायनिक संगठन यानी केमिकल कंपोजिशन। आपने प्रश्न तो देखा ही होगा कि पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व क्या है, या नाम सुना होगा आपने क्रस्ट कि में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व क्या है, सबसे कम क्या है। यानी यही जो तत्व मिलते हैं, इन्हीं तत्वों के आधार पर स्वेस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परतों में बांटने की कोशिश किया। हालांकि एक निश्चित समय के बाद इनकी संकल्पना की बड़ी आलोचना हुई, क्योंकि इन्होंने 2 परतों को जो विभाजित किया था, ऊपर का सियाल और सीमा, इसके बारे में तो ये काफी चीज बता पाए थे, लेकिन जो तीसरी परत थी निफे, उसके बारे में काफी चीज नहीं बता पाए थे, तो इसीलिए इनकी आलोचना हुई। हालांकि आगे के अध्ययन के लिए इनका जो ये आधार था, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इन्हीं के आधार को लेके आगे की चीजों को पढ़ा गया। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं हम। ये जो इनके आधार हैं 3 जो बांटने के, वो कौन कौन से हैं देखते हैं। भूपटल का ऊपरी सतह अवसाद से निर्मित है। ठीक है, अवसाद से निर्मित है, परतदार शैलों के रूप में बना हुआ है। इसकी गहराई तथा घनत्व तो बहुत कम है। परतदार शैल खासकर सिलिकेट पदार्थों के बने हैं। स्वेस ने रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी को 3 भागों में बांटा। इतनी बात आपको लिखी हुई यहाँ पे दिख रही है। एक उदाहरण से हम समझते हैं। आई थिंक प्याज तो सबने देखा होगा, देख ही रहे होंगे आपके किचन में, प्याज, ओनियन। प्याज को हम अगर हम पृथ्वी मान ले, एक प्याज को हम पृथ्वी मान ले, तो प्याज का जो सबसे ऊपरी छिलका है उसी को क्या कहेंगे? ये जो परतदार सेल। ये परतदार जो सेल है, इसकी कुछ अपनी विशेषता होती है। ये कैसे बनी होती है? अवसादों से बनी होती है। धीरे धीरे चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, आप समझिएगा। प्याज की सतह को आप क्या कह रहे हैं? वो अवसादी सेलों से बनी हुई, परतदार सेलों से बनी हुई। इसके अलावा आगे जब हम नीचे जाएंगे प्याज के अंदर, जैसे गहराई में जैसे जैसे जाएंगे, आप देखेंगे क्या मांसल पर्ण होता है, यानी एक पतली पतली परतें से बनी हुई होती है। आपकी पृथ्वी भी ऐसी ही बनी हुई है, लेकिन प्याज और आपकी पृथ्वी में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि प्याज की परतें लगभग बराबर होती हैं। जैसे आप अंदर जाएंगे, परतों की मोटाई लगभग बराबर होती है, लेकिन पृथ्वी की परत में ऐसी बराबरी नहीं है। परत कोई मोटी है, कोई पतली है, कोई ज्यादा मोटी है, कोई थोड़ी सी कम मोटी है। तो इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का रहस्य क्या है, इसी चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं।
प्याज का एग्जाम्पल लेने के पीछे का कारण यही है, आप इसको समझिएगा कि पृथ्वी भी विभिन्न परतों से बनी हुई, उन्हीं परतों के बारे में हम सीखने वाले हैं। जो स्विस महोदय हैं उन्होंने 3 परतों में इसको विभाजित किया है। ठीक है, यही बताया ना, सिलिकेट पदार्थों के बने हुए हैं। ये जो 3 परत हैं, ये 3 परत हैं, सबसे ऊपरी परत, ठीक है, सबसे ऊपरी परत का मतलब ये प्याज का छिलका वाला भाग आप कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहां इस सबसे ऊपरी परत से लेकर ये जो पहला भाग इन्होंने बांटा, उसी भाग का नाम दिया गया क्या, इसी भाग को नाम दिया गया सियाल। देखिए अभी आपने हेडिंग में क्या देखा था, ये रासायनिक संगठन के आधार पर इसका विभाजन किया गया। अब जब रासायनिक संगठन के आधार पर इसका विभाजन किया गया है तो क्या क्या केमिकल कंपोजिशन इसमें होता है। एक चीज और आपने भी पीछे देखा था, क्या, ये खासकर सिलिकेट पदार्थों के बने हैं। अभी आप समझेंगे सिलिकेट पदार्थ क्या होते हैं। सिलिकेट पदार्थ अभी क्या, अभी बता दे रहे हैं आपको। सिलिकेट पदार्थ का मतलब ऐसे मटेरियल जिसमें सिलिकॉन की मात्रा ज्यादा। किसकी, सिलिकॉन। सिलिकॉन का नोटेशन क्या होता है, SI लिखते हैं इसको। यानी ऐसे पदार्थों से बनी हुई है जिसमें सिलिकॉन की मात्रा ज्यादा। किसकी बात हो रही है, यह ऊपरी परत की बात हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले परत को इन्होंने बताया था कि ये कौन सी परत है, सियाल। और जो सियाल है, जो आपकी सियाल परत है, इसमें अधिकांश मात्रा में क्या है, सिलिकॉन, सिलिकॉन और L से क्या है, एल्यूमिनियम। आई थिंक बात क्लियर हो गई। इन्होंने पहली परत को क्या कहा, सियाल। ठीक है, दूसरी परत का जो विभाजन किया गया, दूसरी परत को कहा गया क्या, सीमा। आप बस एक बेसिक आइडिया ले लीजिए, अभी और डिटेल में आप पढ़ें। सीमा, यहां पे भी देखिए SI आया है। सीमा में क्या क्या मिलेगा आपको, सीमा में मिलेगा क्या, सिलिकॉन, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ऐसे आप लिख सकते हैं SI और Mg। आई थिंक यहां तक बात क्लियर हुई हो। पहली परत को इन्होंने बांटा किसमें, सियाल। पहली परत का नाम दिया सियाल, क्यों, क्योंकि वहां पर सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा ज्यादा रही। दूसरी परत को विभाजन किया गया सीमा में। इसका नाम सीमा क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर सिलिकॉन और मैग्नीशियम मिलता है। और जो तीसरी और सबसे अंतिम परत है, सबसे आंतरिक परत है, उसका नाम है निफे। निफे का मतलब यहाँ पे निकिल मिलता है, और मिलता है क्या, फिर निकिल मिलता है। निकिल, निकिल जानते हैं ना आप, निकिल। और फेरस यानी इसको कहते हैं क्या, आयरन भी कहते हैं। ठीक है, आप आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। स्विस ने जो 3 परतों में बांटा, पहली परत का नाम सियाल, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। दूसरी सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। तीसरी निफे, निकिल और फेरस। बात क्लियर हो गई। चलिए अब इनके बारे में थोड़ा सा और सीख लेते हैं। आपकी ये पृथ्वी है, यहाँ पे देख लीजिए। अगर हम इसके विभाजन की बात करें, इसको समझने के लिए एक सैंपल लेते हैं, क्रॉस सेक्शन। कैसे लेते हैं, देखिए। जैसे ये पूरी पृथ्वी है, ये पृथ्वी का केंद्र है। क्या करते हैं, इतने भाग को ऐसे काट के निकाल लें। अगर कितने भाग को, इतने भाग को, इतने भाग को निकाल लेंगे तो यही स्ट्रक्चर बनेगा ना आपका, यही संरचना बनेगी। अब यही संरचना बनेगी। ये पृथ्वी का क्या है, केंद्र है, ये केंद्र है। ये वाला भाग क्या हो जाएगा आपका, सियाल। बात समझ में आ रही है। दूसरा भाग क्या हो जाएगा, सीमा। और तीसरा भाग क्या हो जाएगा, निफे। बात समझ गए। कहने का मतलब पृथ्वी के 3 भाग हो गए, पहला सियाल, दूसरा सीमा, तीसरा निफे। किसके अनुसार, एडवर्ड स्विस के अनुसार। आप केवल स्विस जानते रहिए। ठीक है, चलते हैं आगे। अब जब फिगर बनाने की जरूरत होगी तो इसी फिगर का यूज किया जाएगा आगे पूरे जियोमॉर्फोलॉजी में। आप समझते रहिए कि ये फिगर आया कहां से, ये इतना सेक्शन काट के वहां पे अलग रखा गया। देखते हैं आगे, पढ़ते हैं इनकी विशेषताओं के बारे में। सियाल के बारे में अभी आपने देख ही लिया मैक्सिमम चीजों को। सियाल में क्या क्या देखा आपने, सियाल में क्या क्या देखा आपने, यहाँ पे मिलता है क्या, सिलिकॉन, और मिलता है क्या, एल्युमिनियम। यह परतदार सेलों के नीचे सबसे ऊपरी परत है। यह जाहिर सी बात है, परतदार सेल आपने किसे कहा था, जो एकदम पतली परत यानी प्याज के छिलके वाली परत,
उसके जो जस्ट नीचे वाली परत है, यानी केंद्र से आप देखेंगे सबसे ऊपरी परत है, उसी को क्या कहा गया है? सियाल। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो इसका है, ये आप ध्यान रखिएगा कि जो आपका सियाल होता है यह ग्रेनाइट चट्टानों से बना होता है। किससे? ग्रेनाइट चट्टानों से बना होता है, ग्रेनाइटिक चट्टानों से। ध्यान से समझिएगा। बहुत बार प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से सियाल किस प्रकार की चट्टानों से बना है? तो वहां पे ग्रेनाइट चट्टान हो गया, बेसाल्टिक चट्टान होगा, और प्रकार के चट्टान दिए होंगे। तो आप याद रखिएगा जब सियाल की बात होगी तो किसकी बात होगी? ग्रेनाइटिक की। ठीक है। इसकी डेंसिटी की बात करें, अभी आपने ये चीज समझा ही था कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के केंद्र की तरफ जाते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी तीनों का मान क्या होता है? बढ़ता जाता है। बात समझ रहे हैं? जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं तापमान भी बढ़ेगा, डेंसिटी भी बढ़ेगा और प्रेशर भी बढ़ेगा, यानी तापमान, दाब और घन तीनों का मान बढ़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं जो पहली परत को हमने विभाजित किया किसमें? सियाल में। सियाल में जो पहली परत बांटा गया है, इसकी डेंसिटी की बात करें, इसकी डेंसिटी होती है लगभग 2.9, यानी लगभग 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। देखिए सीसी का मतलब होता है ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। यह यूनिट होती है, इकाई होती है घनत्व के मापने की। ठीक है। यानी इसका डेंसिटी कितना होता है? 2.9। और इसकी औसत मोटाई जो होती है 50 से 300 किलोमीटर के बीच होती है। समझ रहे हैं हमारी बात? यहां पर यह 50 से, यानी ऊपरी परत को अगर हम ये देखें, यानी 50 से 300 किलोमीटर के बीच औसत गहराई इसकी होती है, औसत मोटाई होती है किसकी? सियाल की। दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें पोटेशियम, सोडियम और एल्युमिनियम की अधिकता होती है। सियाल की हम बात करें, सियाल में पोटेशियम, सोडियम और एल्युमिनियम की अधिकता होती है। अब समझिएगा, आपने पढ़ा क्या? सियाल। देखिए सियाल में सिलिकॉन तो है ही। सीमा की बात जब होगी, जब सीमा की बात होगी, सीमा में भी सिलिकॉन रहेगा ही। यहाँ पे एल्युमिनियम है, और एल्युमिनियम के साथ साथ क्या और मिल रहा है? पोटेशियम और सोडियम। तो आप दो चीज याद रखिएगा, जब सियाल की बात होगी तो उसमें पोटेशियम और सोडियम की भी मात्रा मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। सीमा की बात कर लेते हैं। सीमा आप देखिए, सिलिकॉन और मैग्नीशियम होता है। सियाल के नीचे दूसरी परत है, इसको भी आप समझे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें आपको याद रखना, वो ये याद रखना है कि ये बेसाल्ट आग्नेय चट्टानों से बने। किससे? बेसाल्ट आग्नेय चट्टानों से। आग्नेय चट्टान क्या होते हैं और सादी चट्टान क्या होते हैं, आप चट्टान वाले चैप्टर में इसको बेहतरीन सीखेंगे। आप सिर्फ यहाँ पे याद रखिएगा, जब हम बात कर रहे हैं किसकी? सीमा की, यह बेसाल्टिक चट्टानों से बने होते हैं। देखिए सियाल आग्नेय चट्टान से और सीमा बेसाल्टिक चट्टान से। ठीक है, आप इसको खूब बढ़िया से समझ के रखिएगा। ज्वालामुखी उद्गार के समय इसके अलावा और इसकी क्या विशेषता होती है? ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो लावा निकलता है ना, लावा मैग्मा पिघली अवस्था में निकलती है। और ये जो लावा और मैग्मा जो निकलने की बात है, ये कहाँ से निकलती है? इसी लेयर से निकलती है, यानी सीमा वाले पोजीशन से ही निकलती है। क्या? लावा और मैग्मा। घनत्व की बात करें, स्टार्ट में आपने देखा था 2.9 था किसका? सतह का। ये 2.9 से 4.7 के आसपास होता है, यानी घनत्व यहाँ पे बढ़ रहा है। इसकी जो औसत मोटाई होती है 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच होती है। अब यहाँ पे समझिएगा, इसमें कैल्शियम और आयरन की मात्रा भी मिलती है, मैग्नीशियम तो मिलेगा ही मिलेगा। बात समझ गए? सीमा की बात करेंगे, वहां पे क्या मिलेगा? कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयरन, मैग्नीशियम तो रहेगा ही। सिलिकॉन में और सियाल में क्या क्या मिलता है आपको? पोटेशियम और सोडियम। मोटाई की बात करें, दोनों की मोटाई आप देख लेंगे, दोनों की डेंसिटी आप देख लेंगे। ये कितने कितने बीच में, यानी 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच में ये एग्जिस्ट करती है, इसके बारे में आप देखें। सबसे अंतिम परत के बारे में बात कर लेते हैं, निफे। निफे निकिल और फेरस, इसके बारे में आपने सीखा ही है। ये सबसे नीचे सबसे अंतिम परत है। और हम बात करें, देखिए हम बार बार इसी की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी की। आप एक कॉन्सेप्ट दिमाग में खूब बैठा लीजिएगा, जैसे आप सतह से नीचे जाएंगे इन सब चीजों का मान बढ़ता जाएगा। ठीक है, डेंसिटी आपने देखा था सियाल वाली परत पर 2.9 थी। आगे आप सीमा पर क्या देखे थे? 2.9 से 4.7 के बीच थी। और यहां पर यह 11 ग्राम पर सीसी से ज्यादा होती है। किसकी? कहीं कहीं 13.5 मिलेगा, कहीं कहीं 16 भी मिलता है, मतलब अलग अलग जगहों पर। आप याद रखिएगा कि इसका जो डेंसिटी है कितना मिलता है? 11 ग्राम प्रति घन सेमी। यह कठोर धातुओं से बनी है,
6880 किलोमीटर इसकी गहराई है। हालांकि ये गहराई के विषय में आश्वस्त नहीं थे सुयश महोदय। इनका जो ये गहराई बताया गया 6880 किलोमीटर, ये सही नहीं था, लेकिन इसीलिए इनकी संकल्पना की आलोचना भी हुई इन सब कारणों से। तो आई थिंक यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। सियाल आपने समझा, सीमा समझा, और क्या समझा, निपिल। आप सिर्फ इतनी ही चीजें आज यहाँ पर सीखें। ये किसके अनुसार है, स्विस के अनुसार। आई थिंक ये बात आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा आप इस बात को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आप जब चीजों को बताते हैं उससे हमें ये प्रोत्साहन मिलता है कि हमें किन चीजों को, किस एरिया पे और काम करने की जरूरत है, किन चीजों को और सुधारने की जरूरत है, कैसे हम और अपने को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि मेरा ये उद्देश्य है, अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो ढंग की चीजें पढ़ाएं, जो भी बताएं एग्जाम में अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है तो छूटने ना पाए, ये हमारी कोशिश होती है। और ये कोशिश को हम कैसे जज कर पाएंगे, ये आपके फीडबैक से हमको पता लगेगा। आप जैसा फीडबैक देंगे कमेंट बॉक्स में, हम ऐसा इंप्रूवमेंट आगे करते रहेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं से ओवर करते हैं। मिलते हैं हम अगली कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो दूसरा पार्ट है उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में।